I am Muslim, and most damning of all, I refuse to apologize for any of this. मैं मुसलमान हूँ और मैं इसके लिए माफ़ी मांगने से इनकार करता हूँ। इस बयान के क्या मायने हैं? ममदानी की जीत को कुछ लोग दुनिया में मुसलमान समुदाय के लिए एक जीत के तौर पर देख रहे हैं, ऐतिहासिक बता रहे हैं। लोग इसे 9/11 अटैक के बाद के दौर में एक बहुत बड़े शिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं। वो हमला जिसने न्यूयॉर्क में और अमेरिका में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला दी थी। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि क्या ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क और अमेरिका की राजनीति बदल जाएगी? क्या उनके वादे ज़मीन पर असरदार होंगे? नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोज़ाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 4 नवंबर की तारीख न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर की एक शाम, जब शहर ने अपने इतिहास को किनारे रखा और अपनी कहानी नए सिरे से लिखनी शुरू की। न्यूयॉर्क में इस तरह की शाम के लिए कोई जगह नहीं होती थी, पिछले 24 बरस में तो कतई नहीं। लेकिन इस रोज़ सब कुछ बदल गया। थिएटर के मंच के सामने भारी भीड़ थी। भारत, पाकिस्तान, यमन, सेनेगल, त्रिनिदाद, उज़्बेकिस्तान, हर कोने से लोग थे। जीत का जश्न था। 34 बरस का एक शख्स मंच पर खड़ा था, ज़ोहरान ममदानी, प्रवासियों का बेटा, जो खुद को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताता था, समाजवादी। लेकिन पिछले 5-6 महीनों में उसके विपक्षी धड़ों के जहन में उसकी सिर्फ एक पहचान तारी थी, मुसलमान। बार बार ज़ोहरान की धार्मिक पहचान को सामने रखा गया। उस नज़रिए पर बेइंतहा रोशनी डाली गई। विपक्ष को उम्मीद थी कि यह स्ट्रेटजी काम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़ोहरान उस रात न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर चुने गए। दुनिया की नज़र इस पर थी कि एक मुस्लिम बंदा जो प्रवासियों का बेटा है, उसने ट्रंप के अमेरिका की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले शहर, उसका कंट्रोल ले लिया था। इसे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ कहा गया। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा, यह उम्मीद की जीत है। लोग कहते थे कि अब न्यूयॉर्क और लंदन अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, लेकिन ये नतीजे इन सब बातों को झुठलाते हैं। इजराइल के अरब नेता एमन ओदेह ने कहा, न्यूयॉर्क में एक मुसलमान मेयर बन जाएगा। ये 9/11 के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा अरबी अखबार और वेबसाइट्स भी ममदानी की जीत की खबरों से पटी पड़ी थीं। अल जज़ीरा ने लिखा था कि मुस्लिम और कई बार कम्युनिस्ट कहे जाने वाले ममदानी ने न्यूयॉर्क में इतिहास रच दिया। लंदन की अल कुद्स अल अरबी वेबसाइट ने कहा कि ममदानी की जीत से शहर में तरक्की वाली राजनीति का नया दौर शुरू होगा। स्काई न्यूज़ अरेबिया ने उनके भाषण का हिस्सा छापा, जिसमें ममदानी ने कहा था, अगर कोई जगह ट्रंप जैसे नेता को हराने का तरीक़ा दिखा सकती है तो ये वही शहर है। अरब दुनिया में सोशल मीडिया पर लोग इस जीत को इजराइल के खिलाफ और फ़िलिस्तीन के समर्थन वाली सोच की कामयाबी मान रहे हैं। इन सारे बयानों का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये सब क्यों कहा जा रहा है, समझते हैं। आप जानते हैं 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क शहर में ही ट्विन टावर्स पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद उस शहर में और पूरे अमेरिका में इस्लाम को लेकर नफरत फैल गई। ममदानी खुद 9/11 के साए में बड़े हुए। उस दौरान अमेरिकी मुस्लिमों की एक पूरी पीढ़ी के लिए उनकी अपनी पहचान गर्व की बात नहीं बल्कि शक की वजह बन गई थी। 24 साल का कलेक्टिव ट्रॉमा समझिए। ज़ोहरान के पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी ने 2004 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम। उनका कहना है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने दुनिया भर में मुस्लिम पहचान को कंट्रोल करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। बकौल महमूद 9/11 के बाद संस्कृति पर बात शुरू की गई, मतलब आतंकवाद को इस्लाम की खराबी की तरह देखा गया। अमेरिकी सरकार ने एक तरह से 2 टीमें बना दी। उनका कहना है कि पहली बैड मुस्लिम यानी बुरा मुसलमान, वो लोग जो कट्टर हैं, पुराने ज़माने के हैं। आलम ऐसा बना कि इन्हें आतंकवाद से जोड़कर देखा जाने लगा। दूसरे वो थे जो उनके मुताबिक गुड मुस्लिम हैं यानी अच्छा मुसलमान। ये वो हैं जो कूल हैं, वेस्टर्न हैं और सबसे ज़रूरी जो अमेरिका की जंग में, वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देंगे। महमूद कहते हैं कि ये एक जाल की तरह था। इसने सारे मुसलमानों को पैदाइशी मुजरिम या सस्पेक्ट बना दिया। अच्छा साबित करने का एक ही तरीका था, चुप रहो और सरकार का साथ दो। अगर तुमने ज़रा भी पॉलिसी की आलोचना की या ज़्यादा पॉलिटिक्स की तो तुम बैड मुस्लिम थे। अमेरिका की नीतियों में भी इसकी झलक मिलती है। अमेरिका में ही मौजूद कई संस्थाओं ने इस पर रिसर्च की है। कुछ एक आप भी देखिए। 9/11 के 6 हफ्ते बाद अमेरिका ने पास किया पैट्रियट एक्ट। इसके तहत FBI को कोर्ट ने कुछ भी जब्त करने की पावर दे दी, जैसे किसी लाइब्रेरी की किताबें या मस्जिद के डोनेशन के रिकॉर्ड। पुलिस को ताकत मिली कि वो किसी भी घर की तलाशी ले सके और इस तलाशी की वजह बताने के लिए उसे 90 दिन का वक्त दिया गया। इसके अलावा वॉर ऑन टेरर को प्रवासियों से भी जोड़ दिया गया। आदेश मिला कि एक ख़ास 25 देशों की लिस्ट है, वहाँ से आए 16+ लड़कों को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी थी, रजिस्ट्रेशन करवाना था।
इन 25 में से 24 देश मुस्लिम या अरब थे। जैसे पाकिस्तान, इजिप्ट, ईरान। अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसी की एक रिपोर्ट बताती है कि ये एक तरह से लॉयल्टी टेस्ट था। एजेंट पूछते थे, मस्जिद जाते हो, अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी पर क्या सोचते हो। इस प्रोग्राम के तहत 80,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया, हज़ारों को डिपोर्ट कर दिया गया, अक्सर वीज़ा की छोटी मोटी गलतियों के लिए, जबकि उन्हें आतंकवाद के जुर्म में नहीं पकड़ा गया था। न्यूयॉर्क पुलिस की हरकतों को लेकर भी रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन की रिपोर्ट बताती है कि शहर की पुलिस ने 100 मील के दायरे में हर मस्जिद की जासूसी की। मुखबिरों को मस्जिद में लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए पैसे दिए, उनसे जासूसी करवाई जाती थी। ऐसे में धर्म को लेकर आज़ाद महसूस करना मुश्किल हो गया। आपको शाहरुख खान का डायलॉग तो याद ही होगा, माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उस हमले के बाद समाज भी बदल गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2000 के मुकाबले आने वाले सालों में मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम सैकड़ों फीसद बढ़ गया था। अगले 20 साल तक हेट क्राइम 9/11 से पहले के लेवल से 5 गुना ज़्यादा रहा। इस कहानी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी नाम है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चुनावी प्रचार के दौरान मुसलमानों के अमेरिका में आने पर टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन का नारा दिया था। शपथ लेने के बाद 7 मुस्लिम देशों जैसे ईरान, इराक, सीरिया आदि पर बैन लगा दिया। जब कोर्ट ने बैन ब्लॉक किया तो उनकी टीम ने बैन को कानूनी दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला को भी ऐड कर दिया। बहरहाल इतिहास की झलक हाल में भी दिखी। ज़ोहरान के इलेक्शन में भी ये दिखा कि नफ़रत ये कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि मौजूदा अमेरिकी राजनीति में आज भी ये एक हथियार की तरह है। ममदानी के चुनावी कैंपेन में उन पर उनकी पहचान के सिलसिले में अटैक हुए। हल्के फुल्के नहीं, ये विपक्ष की एक कोर स्ट्रैटेजी थी। अमेरिका के राष्ट्रवादियों का कट्टरपंथी धड़ा उनके खिलाफ खड़ा हो गया। जीतने से पहले और जीतने के बाद ऑनलाइन मागा आर्मी ने उनके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू की। जीतने के बाद तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, विदेशियों ने अमेरिकियों को रिप्लेस कर दिया है। यूजर्स ने मांग किया कि ज़ोहरान को इंडिया वापस डिपोर्ट करो। उन्हें जिहादी तमगा भी दिया गया। एक यूजर ने लिखा, थर्ड वर्ल्ड के लोगों को इंपोर्ट करोगे तो इसी दुनिया की पॉलिसीज़ मिलेंगी। ज़ोहरान की खुद की पार्टी भी उनके मुखालिफों में से एक थी। ज़ोहरान के मुख्य विपक्षी एंड्रयू कुओमो को अरबपतियों के डोनेशन मिले थे। कुओमो को सपोर्ट करने वाली एक संस्था ने एक ऐड चलाया था। उसमें दिख रहा था ममदानी का चेहरा और उसके पीछे 9/11 के ट्विन टावर्स गिरने का वीडियो। मतलब लोगों को बताना कि मुस्लिम कैंडिडेट इज़ इक्वल टू आतंकवाद। हद तो तब हो गई जब कुओमो खुद इसमें शामिल हो गए। ममदानी के प्रतिद्वंदी को एंड्रयू कुओमो ने भी ऐसे बयान दिए थे। एक रेडियो इंटरव्यू में कुओमो ने कहा, अगर फिर कभी 9/11 जैसा हमला हो जाए तो क्या आप ममदानी को मेयर की कुर्सी पर सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। उसने कहा, वो तो खुश हो रहे होंगे। इस पर कुओमो हंस पड़े और बोले, यही तो समस्या है। वोटिंग से पहले ट्रंप प्रशासन की पूर्व अधिकारी एली कोहानीम ने 9/11 के जलते ट्विन टावर्स की फ़ोटो पोस्ट की और लिखा, कभी मत भूलो, एंड्रयू कुओमो को वोट दो और शहर को बचाओ। कुछ हेडलाइंस ने ममदानी को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश भी की। जून में जब ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव जीते तो जॉर्जिया की सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर डाली थी, जिसमें उस पर काला बुर्का पहनाया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद ज़ोहरान ने अपनी पहचान को पीछे नहीं रखा, उसे असर्ट किया। ये स्ट्रेटजी कितनी काम आई और अब जब वो जीत गए हैं तो दुनिया की इस्लामिक कम्युनिटी के लिए इसके क्या मायने हैं, समझते हैं जानकारों से। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई कि दुनिया के जो दो सबसे मशहूर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे पावर है, जो पिछले सुपर पावर का जो कैपिटल लंदन था, अब की सुपर पावर का जो मेन शहर है न्यूयॉर्क, उसमें अब दोनों जगह मुसलमान मेयर्स हैं। वहाँ पे सादिक खान और यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी, और दोनों ट्रम्प के खिलाफ हैं। देखा होगा आपने, ज़ोहरान ने ट्रम्प को जो ललकारा अपनी स्पीच से पहले के वॉल्यूम बढ़ाए अपनी टीवी का ताकि सुन सके मैं क्या कह रहा हूँ। सो ऑल ऑफ दिस इज ए मैसेज के नेटिविज्म, जीनोफोबिया, एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ अभी भी दम है इन सोसाइटीज में। अभी भी देयर इज ए डिजायर फॉर सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए। सो दिस इज ए बिग विन फॉर ऑल ऑफ दैट। अब अनफॉर्चुनेटली पूरा अमेरिका न्यूयॉर्क की तरह नहीं है, तो उतना असर नहीं होगा आउटसाइड न्यूयॉर्क। बट जो बड़े शहर है, पिट्सबर्ग को ले लें, टेक्सास में भी ले लें, ऑस्टिन, जो बड़े बड़े शहर है, वहाँ पे ज़ोहरान स्टाइल पॉलिटिक्स होगी अभी। और एक पॉलिटिशियन मुसाब अली नाम का पाकिस्तानी अमेरिकन, जर्सी सिटी नियरली जीत गया वो, ये सेम स्टाइल जैसा कि ज़ोहरान, दे आर बिगिनिंग टू कॉपी ज़ोहरान। मिनियापोलिस में एक सोमाली लड़का केम सेकंड, ही वाज आल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। तो जो टेक्निक्स भी जो यूज किए हैं ज़ोहरान ने, उसको भी एमुलेट किया जा रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं, मैं तो हैदराबाद इंडिया से हूँ,
तो हैदराबाद इंडिया के लिए भी एक कामयाबी है। जो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर है गजाला हाशमी, शी इज हैदराबाद बॉर्न, so she has become the first Muslim woman to become a lieutenant governor in Virginia statewide. वर्जीनिया में पहली बार एक औरत गवर्नर बनी है। एबिगेल स्पैनबर्गर कहकर, तो उनके साथ शी वन सेपरेट इलेक्शन है, वो जॉइंट टिकट नहीं होता, यानी गजाला को अलग से वोट डाला गया फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो दैट इज ऑल्सो ए बिग 3 इंडियंस आप कह सकते हैं वेर वेरी सक्सेसफुल। न्यूज़ एजेंसी एपी के वोटर पोल के मुताबिक हर 10 में से 9 मुस्लिम वोटर ने उन्हें वोट दिया। वैसे शहर के कुल वोटर्स में मुसलमान सिर्फ करीब 4% थे। और दिलचस्प ये कि न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती है। रूल की तरह है कि अगर इलेक्शन जीतना है तो इजराइल को बिना सवाल उठाए सपोर्ट करो। लेकिन उसी शहर में ज़ोहरान ने फुल क्लैरिटी के साथ फ़िलिस्तीन की बात की, फ़िलिस्तीन का समर्थन किया, बार बार कहा कि इजराइल गज़ा में जेनोसाइड यानी नरसंहार कर रहा है, कहा कि वो इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के अरेस्ट वारंट को मानेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे। फिर उनकी जीत का समीकरण कैसे बना, बता रहे हैं अमेरिका में मौजूद जानकार। खासतौर से वेस्टर्न मुल्कों में, यूरोप और यूएस में एंटी इमिग्रेशन, एंटी इंडियन सेंटीमेंट बहुत बढ़ गया है पिछले 4-5 महीनों में। सो ये जो एंटी इमिग्रेंट, एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू, एंटी इंडियन सेंटीमेंट है, ये सारी चीजें आर बिगिनिंग टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। टॉमी रॉबिन्सन जैसे एकदम नालायक गुंडे आर बिकमिंग पॉपुलर। नाइजल फराज यूके में इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मेगा क्राउड धूम कर रहा है। सो इन सब के खिलाफ ममदानी, जो एक मुसलमान है, एक साउथ एशियन है, अफ्रीकन उनकी पैदाइश है, और उन्होंने खुल के अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई। देखिए, पीपल लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप निक्की हेली को ले लें, निक्की हेली कम्स फ्रॉम ए पंजाबी हिंदू फैमिली, लेकिन वो खुद क्रिश्चियन बन गई। बॉबी जिंदल थे, वो भी क्रिश्चियन बन गए। इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की उन्होंने। ही केम आउट, खुलेआम कहा कि मैं साउथ इंडिया से हूँ। उनकी कैंपेन्स में बॉलीवुड के गाने। So he asserted his identity and he still won. लेकिन क्या ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क की और अमेरिका की राजनीति बदल जाएगी? ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं, ट्रंप उन्हें कम्युनिस्ट और पागल कहते हैं। ममदानी की जीत के बाद कई अमेरिकी नेताओं ने इसे लिबरल्स के लिए नई शुरुआत बताई है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में न्यूयॉर्क में सोशलिज्म का वर्चस्व होगा? इस सवाल के जवाब के लिए हमें अमेरिका में सोशलिज्म को लेकर लोगों की सोच और इसकी वजह समझनी होगी। बहुत से अमेरिकियों के लिए सोशलिज्म शब्द, समाजवाद शब्द सुनते ही दिमाग में तानाशाही और नाकामी की तस्वीरें बन जाती हैं। इस डर की वजह इतिहास है। पुराने ज़माने वाले सोशलिज्म में सरकार पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती थी, फैक्ट्रियों से लेकर बिजनेस तक सब कुछ। इसका नतीजा कई देशों में बुरा रहा। इसकी मिसाल अमेरिका के पड़ोसी देशों में ही दिखती है। मिसाल के तौर पर वेनेजुएला को लीजिए। इतना तेल होने के बाद सरकार पूरे कंट्रोल की वजह से देश आज आर्थिक पतन की कगार पर पहुंचा हुआ है। महंगाई आसमान पर है, सामान की कमी है, लोगों की आज़ादी छीनी गई है और तानाशाही सिस्टम बन गया है। अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हाइक ने कहा था कि इस तरह की व्यवस्था देश को तानाशाही की ओर ले ही जाती है, जो अमेरिका के मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा वो मानते हैं। इसी वजह से सोशलिज्म शब्द अमेरिका में हमेशा शक की नज़र से देखा गया है। लेकिन ममदानी इस तरह से इसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वाला मॉडल इससे अलग है। वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, यानी की वर्ड है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है निजी कंपनियां और मार्केट वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन उन पर कड़े कंट्रोल और नियम होंगे ताकि सिस्टम अमीरों के बजाय आम लोगों के फ़ायदे के हिसाब से चले। यानी ममदानी ये कहना चाहते हैं कि ये बदलाव चुनाव और लोकतंत्र के ज़रिए लाने की सोच है, तानाशाही के ज़रिए नहीं। लेकिन ये सिस्टम कितना असरदार होगा? क्या वाकई ममदानी की पॉलिसी न्यूयॉर्क की खामियों को भर देगी? इकोनॉमिक साइंसेस के लिए नोबेल मेमोरियल प्राइज़ जीतने वाले जेम्स ए रॉबिन्सन ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने इसी मुद्दे पर अपनी राय रखी। कहा, अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती फ़िलहाल ये है कि राजनीति को कम टकराव वाला कैसे बनाया जाए। न्यूयॉर्क के लोगों और अमेरिका के ही इडाहो जैसे ग्रामीण इलाकों के लोगों में कोई बीच का रास्ता कैसे निकले। ममदानी जिन नीतियों की बात कर रहे हैं वो इस खाई को कम करने में ज़्यादा मदद नहीं करेंगी। आज बहुत लोग कहते हैं कि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये असली हल नहीं है। अमेरिका की बड़ी दिक्कत ये है कि पिछले 50 साल में वहाँ साझा तरक्की की भावना ख़त्म हो चुकी है। अमीर और गरीब के बीच कमाई और पैसे का फ़र्क बहुत बढ़ गया है। अमेरिका के एक बड़े वर्ग की औसत कमाई तो इन दशकों में कम ही हुई है। ये समस्या सिर्फ टैक्स की नहीं है, कमी सिस्टम और संस्थानों के स्ट्रक्चर में है। सिर्फ अमीरों पर टैक्स बढ़ा देने से ये बुनियादी गड़बड़ी नहीं सुधरेगी। इसके लिए एक बड़ा राजनीतिक गठजोड़ चाहिए, ऐसी सोच जो सबको साथ लेकर चले। ट्रंप का उभरना भी इन्हीं गहरी समस्याओं का नतीजा है। इसलिए ममदानी की नीतियाँ अभी एक गहरे जख्म पर सिर्फ
पट्टी लगानी जैसी हैं, ऐसा उनका कहना है। असल इलाज के लिए गहराई में उतरना होगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। शुरुआत ईरान से। यहाँ एक शख्स की मौत को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। नाम है उम्मीद सारलक। इनके मरने के बाद सरकार का बयान और लोगों के आरोप दोनों काफ़ी अलग अलग हैं। उम्मीद लोरिस्तान प्रांत के रहने वाले थे। मरने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो डाली थी। उस तस्वीर में वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर को आग लगाते हुए दिख रहे थे। इसके बाद किसी ने उन्हें गोली मार दी। उम्मीद का शव उनकी कार से ही बरामद हुआ। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA ने पुलिस रिपोर्ट का हवाला देकर कहा, उम्मीद ने खुद को गोली मारी, कार से पिस्तौल भी मिली। ईरान के दूसरे सरकारी मीडिया ने भी यही बात दोहराई है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी अलग है, ऐसा बताया जा रहा है। विरोधी मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ईरान इंटरनेशनल और रेडियो फर्दा ने वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो में उम्मीद को अंतिम विदाई देते लोग नारे लगा रहे हैं, इसे मार दिया गया और खामनेई मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी जनता के एक हिस्से को यकीन नहीं है कि ये खुदकुशी थी। बताया जा रहा है कि उम्मीद पहले से ही सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं। वे पुराने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के समर्थक थे। जिस वीडियो में उन्होंने तस्वीर जलाई उसमें शाह की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब बात जापान की। यहाँ के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में भालुओं का आतंक बढ़ गया है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि सरकार ने 5 नवंबर को सेना बुला ली है। अब सेना इन जंगलों में भालुओं को पकड़ने में मदद कर रही है। ये ऑपरेशन कजूनो नाम की छोटी पहाड़ी बस्ती से शुरू हुआ। यहाँ कई हफ्तों से भालुओं की तादाद बढ़ रही थी। लोगों को कहा गया था कि घने जंगलों में मत जाओ, रात में घर से बाहर मत निकलो। भालू घरों के पास खाने की तलाश में घूम रहे थे। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल से अब तक 100 से ज़्यादा भालू हमले हुए हैं। इसमें 12 लोगों की मौत हुई है। ज़्यादातर मौतें आकीता और उसके पड़ोसी इवाते शहर में हुई। आकीता में इस साल भालू दिखने की घटनाएं 6 गुना बढ़कर 8000 पार कर गई हैं। तो क्यों बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं? दरअसल जापान में भालुओं की कुल संख्या में इजाफा हुआ है। मौसम बदल रहा है, जंगलों में उनका खाना कम पड़ रहा है, गाँवों की आबादी भी घट रही है, लोग शहर जा रहे हैं। ऊपर से पुराने शिकारी कम हो गए हैं जो पहले सरकार के साथ भालू नियंत्रण में मदद करते थे। पिछले दिनों भालू ने सुपरमार्केट में ग्राहकों पर हमला किया। वो यूनेस्को साइट के पास बस का इंतजार कर रहे थे। सैलानी पर झपट पड़ा। हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में भी एक कर्मचारी को बुरी तरह घायल कर दिया गया। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में भालू आमतौर पर ज़्यादा घूमते हैं क्योंकि सर्दी से पहले खूब खाना ढूंढते हैं। ये पहली बार नहीं है कि जापान ने जंगली जानवरों के लिए सेना उतारी हो। करीब 10 बरस पहले हिरणों को लेकर भी ऐसा ही हुआ था। सेना की मदद ली गई थी। 1960 के दशक में सी लायन की संख्या कम करने में भी ये सहयोग लिया गया था। अब बात मेक्सिको की। यहाँ की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आया है। घटना 4 नवंबर की है। क्लॉडिया मेक्सिको सिटी में नेशनल पैलेस के पास सड़क पर लोगों के साथ बातचीत कर रही थी। तभी एक शख्स पीछे से उनके पास आया और उन्हें पकड़ने और गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा। बताया गया है कि वो शख्स नशे में था। वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे जल्दी से वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राष्ट्रपति शेनबॉम ने उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शेनबॉम ने कहा कि अगर लोग राष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे देश की सभी महिलाओं का क्या होगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एक बड़ी समस्या है। यहाँ महिलाओं की हत्या के मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। बड़ी बात यह है कि 98% मामलों में आरोपी को सज़ा भी नहीं होती है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।